नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी लेक्चर डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में लगभग सारी बातें कर ली है। आज का लेक्चर हमारा मौर्यन डायनेस्टी पे लास्ट लेक्चर होने वाला है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लास्ट के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर के बारे में, लेकिन आपको बोर्ड पे कुछ और लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि लास्ट के एपिसोड में हम लोग यह भी बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में और इंडिका के बारे में स्पेशली कुछ जिक्र करेंगे। उसके कई सारे आयाम हैं जिससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम पहले अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इंडिका के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डिसइंटीग्रेशन यानी पतन के कारण के बारे में जिक्र करेंगे और कौन कौन से हिस्टोरियन की क्या क्या राय है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के अंतिम शासकों के बारे में, यानी अशोक के बाद कौन कौन से शासक आए और किस तरीके से मौर्यों का पतन हुआ। तो आइए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। चलिए तो फिर शुरू होते हैं। एक तरफ आप लिख लो, सबसे पहले हेडिंग दो अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र के राइटर हैं चाणक्य। चाणक्य का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ? तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं। उसके बाद वहीं के यह प्रोफेसर आचार्य बन जाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद यह पाटलिपुत्र लौटते हैं। तो पाटलिपुत्र पढ़ाने के लिए लौटे थे क्योंकि पाटलिपुत्र भी एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था। तो उस दौरान रास्ते में इनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है और उनको ले जाते हैं फिर वो तक्षशिला विश्वविद्यालय। फिर उनको वहाँ पर शिक्षा दीक्षा दिलवाकर वापस लाते हैं और फिर धनानंद के साथ इनकी लड़ाई होती है और मौर्यन वंश की नींव रखी जाती है, ठीक है। तो मौर्यन वंश का जब नींव रखा जाता है तो प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए कई तरह के चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में पहली बार करते हैं। तो यह किताब का नाम भले अर्थशास्त्र है, लेकिन यह बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीति एवं प्रशासन पर आधारित किताब है। यह सवाल आपसे कई बार पूछा गया, आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यह किताब गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। यह राजनीति पर आधारित किताब है। किसने लिखा? चाणक्य ने। यह किताब का भाषा संस्कृत है और इसमें टोटल 4000 श्लोक हैं। उसके अलावा चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, ठीक है। 15 चैप्टर हैं और 15 चैप्टर में 180 सब चैप्टर हैं, छोटे छोटे टॉपिक, ठीक है। 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं, ठीक है। चाणक्य के कई सारे नाम हैं, ठीक है। चाणक्य के कई सारे नाम हैं जिनको अलग अलग किताबों में, जैसे हेमचंद के द्वारा लिखी गई किताब है अभिधान चिंतामणि। अभिधान चिंतामणि, यह किताब का नाम नोट कर लीजिएगा। उसमें वह चाणक्य के लिए कई तरह के नाम का जिक्र करते हैं, जैसे उन्होंने अपने किताब में वात्स्यायन का भी जिक्र किया है, ठीक है। वह बताते हैं कि चाणक्य का नाम वात्स्यायन है। हालांकि वात्स्यायन एक अलग व्यक्ति था जिसने किताब लिखा था कामसूत्र, लेकिन ऐसा हेमचंद अपनी किताब में कहते हैं कि चाणक्य का नाम वात्स्यायन भी था। उसके अलावा और क्या क्या नाम था? उसके अलावा नाम था कुटल, कौटिल्य, मल्लिनाग, प्रामिल, पक्षिल स्वामी, अंगुली। उसके बाद है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। यह 3-4 नाम तो आप पहले से जानते ही होंगे। उसके अलावा वह चाणक्य की तुलना मैकियावेली नामक फिलोसफर से करते हैं। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र की खोज पहली बार 1909 ईस्वी में की गई, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमारे यहाँ आया था और मॉडर्न इंडिया में हम लोग चले गए। तो 1909 में खोज की गई। कहाँ से? सेंट्रल हिंदू कॉलेज के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी खोज की। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र में 25 प्रकार के टैक्स की चर्चा की गई। कितने प्रकार के? 21 प्रकार, 25 नहीं, 21 प्रकार के कर की टैक्स की चर्चा है। उसके अलावा 15 अंतेवासिन जातियों की चर्चा है, कास्ट की चर्चा है। उसके अलावा भूमि छिद्र न्याय की बात है। उसके अलावा इसमें बताया इन्होंने कि इस समय यानी मौर्यकालीन जितने भी शासक हैं उनके बॉडीगार्ड स्पेशली महिलाएं हुआ करती थीं, ठीक है। अंगरक्षक के तौर पे महिलाएं ही ज़्यादातर काम करती थीं। उसके बाद देखिए,
जो जो इन्होंने अधिकरण है उससे भी कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है जब बहुत डेप्थ हो जाता है। तो वह 15 अधिकरण में 15 चैप्टर में उन्होंने क्या क्या बातें की है अर्थशास्त्र में, एक बार हम लोग उसे भी देखते हैं। देखिए पहले अधिकरण में वह बात किए हैं रिवेन्यू के बारे में, ठीक है, कितना टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स होगा, किस चीज़ पे कितना टैक्स होगा, 1/6 होगा, 1/4 होगा, सिंचाई पे कितना कर लगेगा, ये तमाम तरह के टैक्सेस के बारे में बातें की गई कहाँ पे, प्रथम अधिकरण में। उसके बाद दूसरे अधिकरण में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तीसरे और चौथे अधिकरण में दीवानी एवं फौजदारी, साथ में पर्सनल यानी व्यक्तिगत कानून की भी बात करते हैं। उसके बाद पांचवें अधिकरण में सभासद, जहाँ पे राजा रहते थे, राजप्रसाद एवं वहाँ पे जो अधिकारी काम करते थे उन सभी अधिकारियों के राजा के प्रति, राजप्रसाद के प्रति क्या कर्तव्य है उसके बारे में यह चर्चा करते हैं। उसके बाद देखिए छठे अधिकरण में यह राज्य के साप्तांग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। आपने यदि मॉडर्न सोर्सेज का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने साप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। चलिए उसको देखने के लिए आप मॉडर्न सोर्सेज का लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 1। उसके बाद देखिए 7वां से लेकर के 15वां अधिकरण है, यानी कि 7 से लेकर 15 अधिकरण तक यह विदेश नीति की बात करते हैं, युद्ध नीति की बात करते हैं, सैनिक अभियान की बात करते हैं, संधि नीति की बात करते हैं, और मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करें, पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करें, या फिर आप किसी प्रांत को जीत लेते हैं तो फिर वहाँ पर टैक्स कैसे इम्पोज किया जाएगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध होगा, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब 7वें अधिकरण से लेकर 15वें अधिकरण के बीच में बताते हैं। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग की चर्चा की गई है। कौन कौन दुर्ग है? पहले दुर्ग का नाम है औदक एवं जल दुर्ग, ठीक है, औदक को ही जल बोला गया, ऑब्लिक देकर लिखिएगा, औदक अर्थात जल दुर्ग, यह तटीय इलाकों में बनाया जाता था। उसके अलावा पार्वत एवं गिरि दुर्ग, यह पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता था। वन के यानी कि जंगल में बनाया जाता था, जंगल दुर्ग। उसके बाद धानवर नाम का दुर्ग बनाया जाता था मरुस्थलीय एरिया में, ठीक है, मरुस्थलीय एरिया में। उसके अलावा अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्ध की बात की गई है। पहले युद्ध को बोलते हैं प्रकाश युद्ध, दूसरे को कूट युद्ध और तीसरे को तुण युद्ध, ठीक है, तुण। प्रकाश युद्ध में क्या होता है? प्रकाश युद्ध में शत्रु आमने सामने होता है, आपस में फेस टू फेस लड़ाई होता है, उसे प्रकाश युद्ध बोला गया है। कूट युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में आप चालाकी का प्रयोग करते हैं। कूट का संबंध यहाँ पे डिप्लोमेसी से है, कूटनीति से है, यानी युद्ध में आप अपनी चालाकी का प्रयोग करते हैं तो उसे बोला गया है कूट युद्ध। और उसके अलावा तीसरा युद्ध है तुण युद्ध। तुण युद्ध में क्या होता है कि आप अपने पड़ोसी राष्ट्र में अपने गुप्तचर को भेजकर वहां पर किसी भी तरीके का शांति भंग कर देते हैं, अव्यवस्था फैला देते हैं और उसके साम्राज्य को कमजोर करते हैं, उसके प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं। उसके बाद आप उससे युद्ध लड़कर उसके प्रांत को जीत लेते हैं, तो इसको बोला गया है तुण युद्ध। यह 3 प्रकार के युद्ध की चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है। उसके अलावा 3 प्रकार के राजदूत की भी चर्चा की गई है, अम्बेसडर की बात की गई है। कौन कौन? पहले का नाम है शासनहर, ठीक है, शासनहर एक ऐसा अम्बेसडर है जो केवल संदेश पहुंचाता था। एक दूसरा है परिमितार्थ, ठीक है, परिमितार्थ दरअसल संदेश ही नहीं पहुंचाता था बल्कि सीमा पर जाकर बात भी करता था। और तीसरा था निसृष्टार्थ, निसृष्टार्थ, यह एक ऐसा राजदूत था जो अपने स्तर पे, ठीक है, जो अपने स्तर पे भी बात करता था। दरअसल राजदूत वही बात करते हैं जो यहाँ की सरकार चाहती है, जो किसी भी साम्राज्य का शासक से जो ऑर्डर मिलता है, जो आदेश मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने वार्तालाप को करते हैं। लेकिन एक तीसरे प्रकार का जो राजदूत था वह निसृष्टार्थ, यह दरअसल अपने स्तर पे भी बात करता था, अपने दिमाग से भी बात करता था, ठीक है। तो यह तमाम सारी बातें अर्थशास्त्र में की गई है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार वीडियो को देख लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बार बार, चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए चली जाएंगी। चलिए उसके बाद आप हेडिंग डालो इंडिका। इंडिका के राइटर कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर जी, ठीक है, उनकी बेटी सेंट हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। 305 ईस्वी में उनके साथ युद्ध होता है, ठीक है, 305 ईस्वी नहीं, 305 BC ईसा पूर्व में, ठीक है। चलो उसके बाद सेंट हेलेना के साथ शादी होता है और उसमें आप देखते होंगे कि काबुल, कांधार, मकरान, हेरात 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए जाते हैं, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर कौन है? मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 में आया और 299 BC तक रहा।
और इसके बारे में इन्होंने जो किताब लिखी है, मेगास्थनीज की किताब लिखी कौन है? इंडिका। इंडिका को पहली बार, ठीक है, इंडिका का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करवाया किसने? मैकिंडल महोदय ने। किसने? मैकिंडल महोदय ने। उसके बाद यूनानियों ने यानी मेगास्थनीज ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। और इन्होंने भी अपने किताब में बताया है कि उस समय जो मौर्यकालीन शासकों की जो बॉडीगार्ड होते थे वो स्पेशली महिलाएं होती थीं, ठीक है। उसके अलावा यह 6 समिति की चर्चा करता है और कर के बारे में बताता है कि 1/4 कर लगता था, जबकि कौटिल्य 1/6 टैक्स की बात करता है। और सिंचाई कर कितना था दोस्तों? 1/10, जिसको आप उदय भाग कहते थे। उसके बाद इसके अलावा यह पाटलिपुत्र के बारे में बताता है, ठीक है। पाटलिपुत्र को स्ट्रैबो ने क्या कहा था? स्ट्रैबो ने उसे पोलीब्रोथा कहा था। हमने आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले वीडियो में बताया था। यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज इंडिका में, जिसको आगे चल करके एरियन, स्ट्रैबो सभी लोग मिलकर लिखते हैं, इस किताब में पाटलिपुत्र के बारे में बताता है या कहता है कि गंगा, सोन एवं गंडक, ठीक है, गंगा, सोन एवं गंडक, यह 3 नदियों के संगम पे स्थित है। कौन? पाटलिपुत्र। और इसके लंबाई के बारे में बताया 80 स्टेडिया है, यानी 16 किलोमीटर यह लंबा है। और 15 स्टेडिया इसकी चौड़ाई है, यानी 3 किलोमीटर यह चौड़ा है। उसके अलावा 185 मीटर चौड़ाई में और 30 हाथ गहरा, यानी किस एक जो महल का निर्माण होता था, जैसे आप लाल किला अभी घूमने के लिए जाएंगे तो उसके चारों तरफ एक निश्चित दूरी तक आपको गड्ढा किया हुआ मिला गया, क्योंकि बाहर से जो भी लोग अटैक करते थे तो वह डायरेक्ट किले पर अटैक नहीं कर सकते थे, वह किले के नज़दीक जाते तो वह नीचे गिरकर मर जाते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से उस समय भी मौर्यकालीन शासक भी अपने राजप्रसाद का निर्माण करवाते थे। जैसे मान लीजिए कि यह राजप्रसाद है तो इसके चारों तरफ, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने गड्ढा खोदवा दिया, ठीक है। तो कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा तो उसको यह सपाट दिखेगा, लेकिन वहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा तो वह नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो डिस्टेंस है इसके बारे में बताया है 185 मीटर, और यह गड्ढा जो है इसके बारे में बताया है 30 हाथ। इसके अलावा राजप्रसाद में 64 तोरण द्वार थे। उसके अलावा 570 बुर्ज, बुर्ज का अर्थ क्या है? पिलर, ठीक है। तो यह सारी बातें किसके बारे में हो गई? यह सारी बातें इंडिका के बारे में हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इनके पतन के लिए कौन कौन से जिम्मेवार कारक थे। उसके बाद लास्ट के इनके शासक के बारे में बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब आप लिखिए ऊपर में डिसइंटीग्रेशन या डेक्लाइन, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। पहला काउज है, पहले काउज के रूप में लिखिए ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ठीक है। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। दूसरा अहिंसावाद, अहिंसावादी नीति। तीसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं अति केंद्रीकृत, ठीक है, हाईली सेंट्रलाइज्ड, हाईली सेंट्रलाइज्ड प्रशासन। उसके बाद चौथे काउज पे, चौथे काउज के रूप में आप लिख सकते हैं वह विदेशी विचारों को अपनाना, ठीक है, फॉरेनर्स के आइडियाज को। ऐसा कौन कर रहे हैं? ऐसा निहार रंजन राय, नाम लिख लीजिए आप, हिस्टोरियन है। उसके बाद 5वें नंबर पे आप काउज के रूप में लिख सकते हो योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। यह तो कॉमन काउज है, ठीक है, योग्य सक्सेसर का अभाव। और छठे काउच, और काउच आप बढ़ा सकते हो, दमनकारी शासन वगैरह भी लिख सकते हैं, बट ये इतनी कुछ खास बातें नहीं इसमें, बस इसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए ब्राह्मणों का प्रतिक्रिया क्या था। जैसे जब आप देखिए कि वैदिक धर्म के बाद
बौद्ध धर्म और जैन धर्म का फेज आता है, उसके बाद महाजनपद का फेज है, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी का फेज आता है। तो यहाँ पर वैदिक धर्म का धीरे धीरे लोप होता है। तो कहीं ना कहीं इस समय के जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग हैं वो मौर्यन डायनेस्टी के खिलाफ कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि चाणक्य उसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी थी, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने के लिए, ठीक है। उसके अलावा साथ ही साथ वह वैदिक धर्म को मान रहे थे। तो ब्राह्मणों के द्वारा एक विरोध में प्रतिक्रिया शुरू से चल रही थी और वह आगे चल करके मौर्यन डायनेस्टी के पतन का एक कारण बनता है। क्योंकि आप लास्ट में जब आप देखोगे तो पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति, ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर देता है भरी सभा में। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया आगे चल करके मौर्यन डायनेस्टी के पतन के लिए एक जिम्मेवार काउज के रूप में उभरती है। दूसरा काउज है अहिंसावादी नीति। देखिए अशोक के समय क्या हुआ, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी में उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, और उसके बाद उन्होंने भेरी घोष का नीति यानी कि साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने धम्म घोष का नीति अपनाया, जिसमें वह अहिंसावाद को, ठीक है, और बुद्ध के 4 आर्य सत्य को भी वह अपना लिए। तो यह अहिंसावाद की वजह से क्या हुआ कि वह लोगों से टैक्स लेना बंद कर दिए। जब टैक्स लेना बंद करेंगे तो इकोनॉमी खराब होगा, जब इकोनॉमी खराब होगा तो स्टेट सही तरीके से आप रूल नहीं कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा, और जब एडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा तो आगे चल करके उस डायनेस्टी का पतन होना स्वाभाविक सी बात है। तो उसके बाद देखिए अहिंसावादी नीति भी मौर्यन के पतन का, डिक्लाइन का एक काउज बना। उसके बाद देखिए हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अशोक के समय में एक दौर है जब तक यह धर्म का पालन नहीं कर रहे थे तब तक इनका जो प्रशासन था वह हाईली सेंट्रलाइज्ड था, बहुत ही ज़्यादा अति केंद्रीकृत था, ठीक है। ऐसा यह तर्क किनका है, यह तर्क के बारे में आप लिख सकते हैं। हाईली सेंट्रलाइज्ड की बात कौन किए हैं, रोमिला थापड़, ठीक है। कह रहे हैं कि रोमिला थापड़ ने अति केंद्रीयकरण को पतन का कारण माना है। वह कहती हैं कि अधिकारी अप्रशिक्षित होते थे और सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं का अभाव था। यह तर्क किनका है, रोमिला थापड़ का। उसके बाद अगला जो है फॉरेन विचारों को अपनाना, ये इतिहासकार निहार रंजन राय ने इस बात को कहा है, ठीक है। किसने, निहार रंजन राय ने। उसके अलावा योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, यह तो कॉमन काउज है, ठीक है। तो वह हम लोग शासक का नाम भी देख लेंगे एक बार कि अशोक के बाद कौन कौन शासक आए। एक और हिस्टोरियन हुए जिनका कहना है अहिंसा की नीति, अहिंसावाद की नीति जो हमने लिखी है वह दरअसल किनका मत है, यह मत है एच.सी. राय चौधरी का। हिस्टोरियन का नाम जरूर लिखिएगा साथियों, आप जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास हिस्टोरियन का नाम भी कलेक्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस हिस्टोरियन ने कौन से मत कहे हैं, कौन से मत वह व्यक्त किए हैं, ठीक है। तो अहिंसा की बातें किसने की है, हेमचंद राय चौधरी ने। और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया वाली बात है वह हर प्रसाद शास्त्री, ठीक है। कौन, हर प्रसाद शास्त्री नामक हिस्टोरियन ने यह बात कही है। तो पांचों के बारे में हमने आपको बता दिया कौन से हिस्टोरियन ने कौन सी बातें कही थी। इसके अलावा दमनकारी शासन के बारे में भी कहा है। हेमचंद राय चौधरी का अहिंसावाद की नीति के साथ साथ एक और तर्क है कि दमनकारी शासन भी कहीं ना कहीं मौर्यों के डिक्लाइन का एक काउज बनी। और यह भी कौन कह रहे हैं, यह भी एच.सी. राय साहब का कहना है, ठीक है। एच.सी. राय चौधरी साहब का वह भी बात कहना था। और उसके बाद देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा, तो क्या हुआ, धर्म के प्रचार करने चले गए तो उत्तर पश्चिम सीमा पर इन्होंने लोगों को रखना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे विदेशी लोग आने लगे और धीरे धीरे कर करके आगे चल करके मौर्यन डायनेस्टी के पतन का वह कारण बना, ठीक है। तो चलिए आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए एक हिस्टोरियन और हैं जो कि बहुत फेमस हिस्टोरियन है एंशिएंट इंडिया के, जिनकी किताब आती है एन आउटलाइन ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत की एक रूपरेखा, डी.एन. झा। डी.एन. झा कहते हैं कि मध्य गंगा घाटी की भौतिक संस्कृतियों का अन्य क्षेत्रों में प्रसार हो गया जो आगे चल करके एक पतन का कारण बना, ठीक है। तो चलिए यह तमाम तरह की बातें थी। अब आएगा आपसे कि पुष्यमित्र शुंग की राज्य क्रांति मौर्यों की डायनेस्टी का एक पतन का कारण बना, यह स्टेटमेंट किसका है, तो इतिहासकार निहार रंजन राय का है। नाम जरूर लिखिएगा और स्टेटमेंट भी जरूर लिखिएगा। चलिए, और हेमचंद राय चौधरी के बारे में बात हो गई, हर प्रसाद शास्त्री, यानी कि सभी के बारे में लगभग बातें हो गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट का बातें होंगी हमारी। लास्ट की बातें क्या होंगी, मौर्यन डायनेस्टी में अशोक के बाद कौन कौन से और शासक आए हैं, उन शासकों का नाम और पीरियड एक बार आप थोड़ा लिख लें,
ताकि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतिहास को मैं पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी, है ना। तो आप एक बार उसे भी लिख लीजिए। कुणाल लिखिए, सबसे पहले शासक हैं, ठीक है। कौन कौन, पहले तो हमने बात कर लेते हैं, सभी शासक के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। चलो, पहले कौन थे? सीएम बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड कब से कब है? 321 से 298, ठीक है। 321, कोई 323 भी कहता है, 298, यह बीसी में चल रहा है, ठीक है। दूसरे का नाम है बिंदुसार, इनके बेटे हुए, ठीक है। बिंदुसार का पीरियड है 298 से 272, 298 से 272। उसके बाद तीसरे पर हैं अशोक। अशोक का पीरियड है 269 बीसी से लेकर के 269 बीसी से लेकर के मेरे ख्याल से 232 बीसी, यस 232 बीसी। चलिए, उसके बाद अशोक के बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको बाकी का नाम याद रखना है ना। तो चलिए, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मेरे ख्याल से इससे नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक वाले से ही लिखते हैं। चौथे पे आते हैं। चौथे, अशोक के बाद जो शासक हुए उनका नाम है कुणाल, ठीक है। कुणाल 232 से 224 तक। अशोक का बेटा यह अंधा था, 232 से लेकर के 224 बीसी तक, ठीक है। चलो, उसके बाद लिखिए दशरथ, 224 से लेकर 216। दशरथ के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए कि दशरथ वही व्यक्ति है, अशोक का पोता है, और इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों को एक गुफा, जिसको सुदामा गुफा, नागार्जुनी गुफा कहते हैं, और लोमस ऋषि गुफा लोगों को दान में दिया था, ठीक है। किसको? आजीवक संप्रदाय को। उसके बाद छठे नंबर पे दशरथ के बाद जो नाम आता है वह है संप्रति का, ठीक है। संप्रति को इंद्रपालित भी कहा गया है कहीं कहीं पर। अच्छा, दशरथ का भी निक नेम है, दशरथ का निक नेम है बंधुपालित, ठीक है। दशरथ का निक नेम है बंधुपालित। और कुणाल का भी निक नेम है, मेरे ख्याल से उसका नाम है धर्म विवर्धन और सुशयस। अच्छा, आइए, संप्रति और इंद्रपालित का टाइम फ्रेम कब से कब है? 216 तक उनका था, तो 216 से 207 इनका होगा, ठीक है। 2016 मैंने लिख दिया, 216 से लेकर 207 बीसी, ठीक है। उसके बाद संप्रति के बाद आप शासक का नाम लिखिए, और उस शासक का नाम है शालीशुक, ठीक है। क्या नाम है? शालीशुक। शालीशुक क्या है? संप्रति का बेटा है, 207 से 206, 207, 1 साल के लिए बस आता है। यह सभी घटनाएं बीसी में ही चल रही है साथियों, ठीक है। शालीशुक का दूसरा नाम क्या है? बृहस्पति। ये सब आप जानकारी के लिख लीजिए, इससे सवाल तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? देव वर्मा है, देव वर्मा का दूसरा नाम है देव बर्मन, इसी का नाम है शो शर्मन। और इसका जो टाइम फ्रेम है 206 से लेकर के 199 बीसी तक। उसके बाद 9वें नंबर पे आइए, और 9वां शासक हैं जिनका नाम है शतधनुष या शतवर्धन। इनका जो टाइम फ्रेम है वह है 199 बीसी से लेकर 191 तक। और उसके बाद लास्ट के जो शासक हैं, ठीक है, उनका नाम है बृहदत्त। आप जानते होंगे इनका नाम, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बृहदत्त का सिर्फ नाम बृहदत्त ही है, और इनका टाइम फ्रेम 191 से 184 कर लीजिए, ठीक है। और 184 कहाँ? अब हम लोग एडी में आ गए, ठीक है। अब हम लोग एडी में आ गए, 184। अच्छा, 184 एडी नहीं, मेरे ख्याल से 184 बीसी ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, 184 बीसी। और 184 बीसी में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त अपनी भरी सभा में परेड कर रहे होते हैं, और इनके सेनापति का नाम है
पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग अपने तलवार से इनकी गर्दन उड़ा देता है। बड़ी सभा में परेड करवा रहे होते उसी दौरान। उसके बाद वहां से इतिहास अपना रुख बदल लेता है और भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शामिल होता है जिसको आप शुंग वंश के नाम से जानते हो। और वह एक तरीके से रिवॉल्यूशन का पीरियड है, क्योंकि यहाँ तक वैदिक धर्म का प्रभाव नहीं दिख रहा था। जब शुंग डायनेस्टी आएगा तो फिर से वहाँ पर से ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार होगा, ठीक है, वहाँ से फिर से उनका विस्तार होगा और कई तरह के नए नए चीज़ें, सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज के लेक्चर में हमारा मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट रूप से खत्म हो गया, यानी यूनिट 2 का सबसे बड़ा जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडो ग्रीक, शुंग, सातवाहन, कुषाण, शक, क्षत्रप, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ लेंगे, जो साउथ का थोड़ी बातें होंगी। ट्रेड कॉमर्स 2nd सेंचुरी बीसी के दौरान और 3rd सेंचुरी बीसी के दौरान। ट्रेड विथ रोमन वर्ल्ड, इमर्जेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म, खारवेल एंड जैनिज्म, पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती स्कूल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको फिर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर यूनिट 2 में ही गुप्त बकाटा केस पढ़ना है, पॉलिटी, सोसाइटी, ये तमाम सारी बातें यूनिट 2 में ही है। थोड़ा सा यूनिट 2 लंबा है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे तो कर ही लेंगे हम लोग। चलिए साथियों, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग पेपर 1 की शुरुआत करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड को। अभी कुछ दिन के लिए पेपर 2 को रोकने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए और सभी से प्यार कीजिए, नफरत मत कीजिए। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, तो ज्वाइन मी वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।